हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक एमसीक्यू सेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास मैथमेटिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इफ द मैट्रिसेस ए बी सी आर ऑफ सेम ऑर्डर से एम क्रॉस एन, मतलब जो तीन मैट्रिक्स है तीनों सेम ऑर्डर्स की हैं। एम क्रॉस एन, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका भी एम क्रॉस एन है और इसका भी एम क्रॉस एन है। सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ देन, ये तीनों ही एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो जब कोई भी तीन मैट्रिक्स आपके पास हैं और उनका सेम ऑर्डर है तो आपको पता होगा कि उस केस में क्या होगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब फर्स्ट और सेकंड के मैट्रिक्स के सम में अगर थर्ड आप ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा सेम वही मैट्रिक्स आपको जो सेकंड एंड थर्ड है यानी बी और सी जो मैट्रिक्स है उनके सम में अगर आप ए मैट्रिक्स ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर ए आपका कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए आई जे से रिप्रेजेंट किए गए हैं, देन मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसको हम जर्नली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जर्नली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, ए आई जे और यहाँ पे फिर हम लोग उसका ऑर्डर लिखते हैं। एम क्रॉस एन ऑर्डर की है तो ऑर्डर आपका यहाँ लिखा जाएगा और इसके जो एलिमेंट है उसको जनरली ए आई जे से हम इस ब्रैकेट के अंदर उसको डालते हैं। तो यानी आपका इसका जो आंसर होगा ए आई जे एम क्रॉस एन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों मैट्रिक्स का जो हम इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप पहले आप सेकंड और थर्ड इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए या पहले फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो रिजल्ट आए उसको फिर थर्ड के साथ कर दीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 x एंड 1, ये तो ये हो गया। अब हम सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस तरह से करिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या एलिमेंट आएगा, 1 इंटू एक्स यानी x, 3 इंटू 1 प्लस 3 और फिर 2 को -2 से करेंगे तो आपका आएगा -4। यानी फर्स्ट रो को जो हम फर्स्ट कॉलम के साथ हमने रिलेट किया तो ये हमारे पास एक एलिमेंट आया। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 5 -2, 0 प्लस 5 और फिर आएगा -2। और इसी तरह से जो हमारी थर्ड रो है उसको कॉलम के साथ करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, +3 -4, 0 + 3 -4, ये हमें मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू ये हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ये हमारा 1 x 1 और यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, दिस इज x -1। ओके, और यहाँ 5 में 2 गए तो हमारा ये हो गया 3 और ये हमारा हो गया -1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसको अब आगे सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो हमें हमारे पास क्या होगा, देखो इसको कीजिए अब इससे मल्टीप्लाई, तो अब उसी तरह से हमारे पास ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो एक रो को एक कॉलम के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू एक्स -1 प्लस x इंटू 3 यानी 3x और फिर -1 को इससे करेंगे तो ये आएगा आपको -1 इज इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो ओवरऑल हमारे पास मिलेगा x -1
प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा बेटा 0। क्लियर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 इंटू ये x माइनस 1 है, तो 1 को x माइनस 1 से करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 आएगा। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये x माइनस 1 है और उसके बाद 3x और माइनस 1, तो ये हमारा आया x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 और 1 कितने हो गए हमारे पास 4x, 3x एंड 1x हमारे पास हो गए। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज 4x और माइनस 1 माइनस 2 राइट साइड में जाएंगे तो 2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी बेटा दैट इज 2/4 यानी 1/2। तो 1/2 इज आवर करेक्ट आंसर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोगों ने क्या करना है देखो, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 कीजिए। तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 करेंगे और फिर इसको हम लिखेंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये जगह है काफी। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसमें आप dy बाई डी एक्स एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास जो p की जो वैल्यू है, p इज इक्वल टू है हमारा 1/x और q है हमारा e की पावर x अपॉन x। तो हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लगाएंगे। e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p हमारा है 1/x एंड देन dx। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा e रेज टू पावर log x और e की पावर log f ऑफ x होता है f ऑफ x। तो ये हमारा x आ गया। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा दैट इज x। तो विच इज योर करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो आपका x होगा। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज x। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बेटा। ये करेक्ट आंसर। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखो, इसको हम किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो ये कैसे बताएंगे देखो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा ये किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी तरह cos 2 बीटा को लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। इसी तरह से cos 2 गामा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पे जो 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर गामा जो है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो इसका मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ये -3 हो जाएगा टोटल। तो cos 2 अल्फा है ये होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा ये होगा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और cos 2 गामा होगा ये 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो तीनों के -1 पीछे -3 कर दिए मैंने। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बनेगा, ये होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ओके, ये हो गया -3। और ये L होता है, cos अल्फा L होता है, cos बीटा M होता है, cos गामा N होता है। तो आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर -3 और इसकी वैल्यू होती है 1।
तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट इज 2 माइनस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1, तो -1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बच्चों। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हमें क्या करना है बेटा, इसमें ये पूछा गया है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके डिग्री एंड ऑर्डर का हमें सम बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इसको हम फ्री फ्रॉम रेडिकल करेंगे, मतलब जो स्क्वायर रूट है उसको हम खत्म करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इधर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से हम कर पाए। इस तरह से कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो इसका जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर। ये तो हमारा लेफ्ट साइड में आया, इज इक्वल टू ये इधर स्क्वेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ भी हमने स्क्वेयर किया, लेफ्ट साइड में भी आप स्क्वेयर करेंगे और यहाँ पर भी आप स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर इसका स्क्वेयर क्या आएगा, 3x का स्क्वेयर आएगा 9x ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो गया, और माइनस 2ab, तो माइनस ये हमारा हुआ 6x डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर आप इधर भी लेके आना चाहो तो ऐसे ला सकते हो, तो ये हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर। मतलब ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब आप देखेंगे इसका ऑर्डर भी 1 है और इसके हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव इसकी पावर भी 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना आया बेटा, ऑर्डर 1, और इसकी जो डिग्री होगी वो भी आपकी 1 होगी। अब इन दोनों का हमने सम बताना है ऑर्डर एंड डिग्री का, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट इज 2। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसका जो आंसर होगा होगा 2। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे सामने क्या सिचुएशन है कि हमें मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये हमारे पास सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो दोनों आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लीजिए। तो ये जो पहली जो कंस्ट्रेंट है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और जो दूसरी कंस्ट्रेंट है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग बना दी। अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाइए। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से होगा, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। इस तरह से बना लेते हैं, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए अगर आप टेबल बनाएंगे तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये होगा आपका x एक्सिस पे y को 0 करेंगे तो ये पॉइंट आएगा आपका 7 0, और y एक्सिस पे x 0 होगा तो ये होगा आपका 0 7। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ओके। इसके लिए तो ये हो गया। अब इसके लीजिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, x एक्सिस पे y को 0 करेंगे तो आपका आएगा 10, ये आपका आएगा 10 0,
और वाई एक्सिस पे एक्स को 0 करेंगे तो ये आएगा 10/2y यानी 5, ये आपका आएगा 0.5। अब इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। अब ओरिजिन को चेक करो, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब शेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा नीले वाले केस में, नीले वाली लाइन के केस में। और यहाँ पे भी आप ओरिजिन को चेक करोगे तो ये भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है 10, इसमें भी आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। तो आपका जो कॉमन शेडेड रीजन होगा, जिसको आप फिजिबल रीजन बोलते हैं, वो होगा बेटा ये। क्लियर, ये होगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, एक तो हमारा ओरिजिन है 0 0, एक है 7 0, एक है हमारा 0 5, और ये क्या होगा, इसके पॉइंट के और कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। ये हो गया बेटा माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई से वाई माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स आपका कितना आ जाएगा 7 - 3, ये 4 आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 3 4। क्लियर। तो जो चारों कॉर्नर पॉइंट है इन पर आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉर्नर पॉइंट और फिर आपका जेड। जेड क्या है, जेड है आपका 5x + 2y। तो आपके जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या क्या है, इन पे निकालेंगे वैल्यू। तो आप ले लीजिए 7 0, 7 पे निकालेंगे कितना आएगा 35, उसके बाद 3 4, 3 4 पे निकाल 3 5 जा 15 15 और 8, 15 प्लस में 8 यानी ये आएगा 23, और फिर हमारा लास्ट है 0 5। तो 0 5 पे आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 0, ये होगा 10। इसमें हमने मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हमारा कहाँ कितना है, मैक्सिमम है 35, किस पर 70 पॉइंट पर। क्लियर। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप 70 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 35। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको देखिए। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है क्या, देखो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें क्या पूछा गया है बेटा, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ए डॉट बी नेगेटिव आता है तो इस पूरे को आप मोड में ले सकते हैं। तो ये आपका आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसके लिए आपको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसके अंदर डायरेक्ट ही कर देता हूँ। देखो ए डॉट बी क्या आएगा, 2 × -1 एक्स एक्स के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और जे के कोएफिशिएंट -6 और के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे +2। ओके। और यहाँ पे हम जो बी है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1, +2 का स्क्वायर 4 और +1 का स्क्वायर 1। तो हमारा जो ओवरऑल आया ये हमारा आ गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये आया -6 mod of -6 अपॉन √6। ओके। तो ये हो गया 6 अपॉन √6 और 6 को रूट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ये कैंसिल होगा। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज √6। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या करना है, लिमिट हमारी है -a to a। इसको देखो आप, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये बेटा, ये आपको पता है कि -a to a, तो आप इस फंक्शन को देख लीजिए, ओड है या इवन फंक्शन है।
तो ये आपका इवन फंक्शन है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, आगे 2 हो जाएगा और 0 से 1 में ये पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है, आप x को 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये लिमिट जो है आपकी ये टूट जाएगी। कहाँ से कहाँ ब्रेक होगी लिमिट, इस लिमिट को आप तोड़ लीजिए, ये लिमिट आपको टूटेगी -1 से लेकर 0। मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ, मोड ऑफ x dx, और फिर आप लिखेंगे 0 से लेकर 1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, -1 से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो मोड के अंदर जो x है वो नेगेटिव आएगा। तो ये मोड खोलने का तरीका होता है, आपको भी पता होगा कि अगर -1 से 0 के बीच में मोड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हट जाता है और आगे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोड हटा देंगे और आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह की शॉर्टेज है। इसका कैसे होगा बेटा, देखो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा आया -1 से 0, अब इसमें नेगेटिव तो मोड हट जाएगा, आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसको मैं रेडी ले लेता हूँ वरना फिर, ओके। और यहाँ से लेकर 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में मोड हटेगा और आगे लग जाएगा पॉजिटिव साइन, और ये हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, ओके। तो अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, इसकी जो लिमिट है दैट इज -1 to 0, और जो x है इसकी लिमिट होगी x²/2, इसकी जो लिमिट होगी वो भी 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/2, फिर प्लस ऐसे इसमें करिए 1 का स्क्वायर 1/2 -0। इसको सोल्व करेंगे ओवरऑल तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये फिर +1/2, और 1/2 + 1/2 कितना आएगा 1। तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1। तो देख लीजिए इसमें 1 कहाँ पे है, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, सॉरी, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उस केस में हम डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे कि आपको पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो उस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, तो आप इसको करें ऐसे 1/2 1/2 x1 y1, x1 y1 कितना है 3 -2, x2 y2 8 8 एंड x3 y3, और ये होता है 1 1 1, और ये एरिया होगा आपका 0। तो 1/2 0 के नीचे आएगा तो 0 बन जाएगा। तो आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। या मैं भी लिख देता हूँ 1/2 इंटू, अब सोल्व करो इसको, 3 इंटू 8 -2, ये हो गया 6, इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको छोड़ दीजिए, 8 माइनस के, उसके बाद +1, और इसको छोड़ देंगे 16 - 8 के, 16 - 8 के, ओके बेटा, इज इक्वल टू 0।
तो आपका जो फाइनल आएगा आंसर देखो क्या आएगा, इस यहाँ से सोल्व कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 18 और ये हमारा हो गया 16 माइनस 2k, क्लियर। और इसके बाद ये हमारा हो गया 16 माइनस 8k, ये हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, ये होगा 16 प्लस 16 कितना होगा 32, 32 और 18 कितना होगा बेटा 50, और ये हो गया माइनस में 10k इज इक्वल टू 0। तो 2 जीरो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 माइनस 10k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया बेटा 10k इज इक्वल टू 50, तो k की वैल्यू आएगी बेटा 50 अपॉन 10 दैट इज 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हम z बोलते हैं वो क्या है, एक कांस्टेंट है, ए फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल नन ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई है a माइनस बी ए प्लस बी, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा हमारा a क्रॉस a, उसके बाद हमारे पास होगा प्लस a क्रॉस b, फिर हमारे पास आएगा माइनस b क्रॉस a, और फिर हमारे पास आएगा माइनस b क्रॉस b। a क्रॉस a b क्रॉस a, b तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया जीरो, एक प्रकार जीरो वेक्टर है, और ये हमारा है a क्रॉस b। अब देखो अगर एक को मैं आगे लेके आ रहा हूँ, बी को पीछे ले जा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आगे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया a क्रॉस b, और ये फिर हमारा जीरो वेक्टर, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट इज 2 इंटू, ये भी एक क्रॉस भी है, ये भी एक क्रॉस भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक क्रॉस। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके बेटा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 होगा, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है। इसमें ये बोला गया है ए एंड बी हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये इसके इक्वल होता है। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट बनेगा हमारा 3 माइनस 0 माइनस 12, तो ये बनेगा माइनस 12। ओके, ऐसे जो बी मैट्रिक्स आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा बेटा, इसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे आपका आएगा माइनस 10 माइनस 0, तो ये आपका आएगा माइनस 10। तो इन दोनों को हमने निकाल लिया, यहाँ पे रख दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है माइनस 12 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 120। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे है कोई 120, 80 है, 120 माइनस, तो इसमें नन ऑफ दीज बन गया इसके अकॉर्डिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हुआ माइनस 12
और ये हो गया -10। ओके, माइनस माइनस प्लस 120, 120, 120 इसमें से कोई भी नहीं है तो आपका आंसर होगा 29। बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन है, हमें ये निकालना है। तो ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहाँ पे देखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 0 दे रखी है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 है तो ये हमारा होगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए। 1 की जगह क्या लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, ये जो 1 है इसकी जगह आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 1 की जगह क्या लिखे हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स, ये है। तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर के अपॉन में आएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और ऐसे इसको अलग करें, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर। इसको मैं इधर कर देता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर हुआ सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोट एक्स। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सेक स्क्वायर एक्स होगा tan एक्स, तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का जो होगा दैट इज tan एक्स। ओके, एंड प्लस सी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, tan एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। देखो कहाँ पे है, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखो, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये तो सिंपल है, x प्लस ए वैक्टर और x माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू 5, हमें ये निकालना है। यहाँ पे a है जो एक यूनिट वेक्टर है, तो a अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो 1 है। और इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर एक मिनट बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, इज इक्वल टू 5। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स होगा दैट इज अंडर रूट 6।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगले वीडियो में करेंगे।